सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर राधिका शर्मा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टोइचियोमेट्री कि स्टोइचियोमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोइचियोमेट्री को। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आपके डाल्टन ने थ्योरी दी थी वो थ्योरी क्या है, उनके ड्रॉबैक्स क्या है, इन सभी को आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने मोलरिटी, मोलिलिटी और आपके परसेंटेज, वेट बाय वेट, जो आपके वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इन सभी को डिस्कस किया था। पीपीएम को डिस्कस किया था कि पीपीएम का मतलब क्या होता है। तो इतना सबको याद होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा एक जो आपका मेन टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इन सभी को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपके कि व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री। आपने जनरल इक्वेशन देखी होगी, H2 + O2 = 2H2O, और यहाँ पर भी 2 आ जाता है। जब आप इस बैलेंस इक्वेशन को देखते हैं तो जब आप बैलेंस करते हैं तो आप बैलेंस करते टाइम ये 2 ये लगाते हैं, तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है स्टोइचियोमेट्री, ये भी क्या है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, अब हम बात करें कि मैम स्टोइचियोमेट्री आया कहाँ से है, ये वर्ड कहाँ से आया है। हम तो बहुत नया नया सुन रहे हैं इसको। तो स्टोइचियोमेट्री ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है आपका स्टोइचियोन और एक होता है आपके मेट्रॉन। स्टोइचियोन का मतलब होता है आपके एलिमेंट, मेट्रॉन का मतलब होता है आपके मेजर, यानी कि आप एलिमेंट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी। इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, ये क्वांटिटी का कैलकुलेशन करता है कब, जब केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो वो कितने अमाउंट में फॉर्म हुए हैं, उसी को आप किससे कैलकुलेट करते हैं, स्टोइचियोमेट्री से। किससे मेजर करते हैं, स्टोइचियोमेट्री से। कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, कितने मोल्स आपके प्रेजेंट है, वो सब आपको किससे पता चलता है, स्टोइचियोमेट्री से। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो हो क्या रहा है, 2 मोल आपके हाइड्रोजन है, मीन्स H2 है, किससे 1 मोल O2 से मिलकर क्या बना रहा है, 2 मोल वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है। ठीक है, अगर हम पूछे यहाँ मोल्स की तो मोल्स हमें दिख गए, मास की पूछेगा तो हम मास निकाल लेंगे इसका और जितने मोल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके एटॉमिक मास आ जाएगा उसका। ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ तो रहे हैं मैम। अगर एक और दूसरी डेफिनेशन की बात करें हम स्टोइचियोमेट्री की, तो वो भी दी हुई है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्मिंग अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जितने भी रिएक्टेंट सब्सटेंस जो है कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो आपके किससे, उसका जो रिलेशन होता है वो ही क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री होता है। यानी कि आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट पे कि कितना आपने रिएक्टेंट लिया है। तो कितने रिएक्टेंट मिलकर कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी के बीच में रिलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है जी, समझ गए, समझ तो गए मैम, समझ गए तो हम चलते हैं फिर हमारे क्वेश्चन पे। बच्चों आपको दिया हुआ ये है जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है जिसे हम इरेज कर देते हैं। क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, चलो आप बता दो, आपको दिख रहा है तो। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है कि मैम ये H2 आएगा, H2O नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। इसका मतलब आपको H2 कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है। अगर आप इसके H2 के मोलर मास की बात करेंगे तो आपके 2 × 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आपके 2 मोल है तो फिर 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 ग्राम आ जाएगा आपके H2। अगर हम इसके और इसके रेशो की बात करें कि आपके 2 मोल H2 जो है 2 मोल आपके वाटर बना रहा है,
तो इन दोनों का रेशो क्या हुआ मैम, तो रेशो निकालना है तो 2:2 का रेशो आ रहा है, यानी कि 1:1 में ये फॉर्म हो रहा है। अगर आप हमसे कह दें कि आपको 4 मोल H2 दिया हुआ है तो कितने मोल आपके वाटर बनेगा, तो क्योंकि ये 1:1 में है तो 4 मोल H2 4 मोल आपके वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम O2 को लेकर चलें तो बच्चों O2 आपको 1 मोल दिख रहा है, 1 मोल O2 से आपके 2 मोल H2 बन रहा है, यानी कि यहाँ अगर 1 मोल है तो वहाँ डबल हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ बोला कि आपको 6H2 दिया हुआ है तो आप इधर कितना प्रोड्यूस करेंगे, 12H2O प्रोड्यूस करेंगे। दिखा रिलेशन, दिख गया मैम। ठीक है जी, तो ये आपके थोड़ी सी समझने की बात थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, इन द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl इज फॉर्म्ड। फाइंड द अमाउंट ऑफ HCl, कितना अमाउंट ऑफ HCl बनेगा जब आपने 71 kg क्लोरीन लिया है। तो जनरल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, बैलेंस इक्वेशन H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। क्या हो रहा है, 1 मोल H2 1 मोल Cl2 2 मोल HCl बना रहे हैं। ठीक है, इसके 1 मोल, यहाँ मोल्स लिख रहे हैं, मोल्स कितने, यहाँ 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, ये आगे जो स्टोइचियोमेट्री लिखी होती है उतने ही मोल होते हैं, तो 2 मोल। 1 मोल H2 1 मोल Cl2 क्या बना रही है, 2 मोल HCl बना रही है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें क्या निकालना है कि क्लोरीन है 71 kg क्लोरीन कितना अमाउंट ऑफ HCl बनाएगी। तो अब हमें ग्राम किलोग्राम में दिया हुआ है, ये तो मोल्स में है, हम किस में निकालें, इनको ग्राम या किलोग्राम में निकालें। ठीक है जी, आपको अगर इसका मोलर मास निकालना है तो आप क्या निकालें, Cl2 का मोलर मास निकालेंगे, कितना हो जाएगा 35.5 + 35.5 कितना हो गया 71 ग्राम्स। इसी तरह अगर आप, ये क्या है आपके मोलर मास है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो भी आपके, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 है, जो एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आपने टोटल निकाल लिया, Cl2 2 थे तो आपने अलग अलग सम कर दिया। H2 का अगर मोलर मास निकालेंगे आप तो 1 + 1 आपके 2 ग्राम्स, इससे काम भी नहीं है, HCl से काम है हमें। तो HCl आपके 1 और Cl आपके 35.5, तो 36.5 ग्राम आपके क्या आ चुका है, HCl का मोलर मास आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है कि मैम 36.5 ग्राम क्या लिया है आपने, HCl लिया है, यानी कि इतना HCl प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितने मोल, 2 मोल, 2 मोल अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके, इसको 2 बार जोड़ दो, 36.5 क्या हो जाएगा, 6 6 12 373 ग्राम्स आपके आ जाएगा। ठीक है, 73 ग्राम्स आ गया, 36.5 आपके 73 ग्राम्स आपके क्या आया, HCl प्रोड्यूस हो रहा है किससे, 71 ग्राम ऑफ Cl2 से। 1 मोल Cl2 से 2 मोल HCl बन रहे हैं, ये बात समझ आई। Cl2 का मोलर मास अगर हमने क्या लिख दिया, Cl2 का मोलर मास अगर हमने 71 ग्राम लिख दिया स्टूडेंट, तो 71 ग्राम से कितना बन रहा है, 2 मोल, यानी कि 73 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस हो रहा है। जा रहा है दिमाग में, सब जा रहा है। तो अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, इधर बहुत कचरा हो चुका है, यानी कि 71 ग्राम ऑफ Cl2 कितना HCl प्रोड्यूस कर रहा है आपके, 73 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 ग्राम Cl2 कितना प्रोड्यूस करेगा,
हम इसका डिवाइड कर देंगे मैम, इतना प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है 71 kg क्लोरीन कितना प्रोड्यूस करेगा HCl। तो आप यहाँ किसके लिए निकालें, 71 kg ये लिए निकालें, इतना Cl2 73/71 इंटू 71 kg HCl। ठीक है जी, जो आपका कट रहा है उसे आप काट देंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 73 kg ऑफ HCl प्रोड्यूस होगा बाय द 71 kg ऑफ Cl2। इतना Cl2 इतना HCl प्रोड्यूस करेगा या फॉर्म करेगा, फॉर्म। समझ गए जी, समझ गए मैम, समझ गए। तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होता है आपके क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैम ये नहीं क्या बोला है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही लप्पू सा है, मीन्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, या तो जो अमाउंट में कम हो उसे आप लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, या फिर आप उल्टा कह सकते हैं कि जिसका अमाउंट कम होगा वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसे आप क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, द रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है उसे आप क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। या फिर हम बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट आर सब्सटेंस दैट आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस टाइम जो सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसे आप क्या कह देंगे, खत्म होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसे आप क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो जो अमाउंट आपके कम होता है, जो कम अमाउंट में हो उसे आप क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसी को समझ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आज याद होती है लेकिन अप्लाई करने के टाइम हमें याद नहीं आती है। ठीक है, तो हमें याद ऐसे रखना है कि हमें परमानेंट मेमोरी में वो स्टोर हो जाए, ऐसे नहीं आपके टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, अभी याद है मैम, गए आपने क्लास छोड़ी और हमें याद नहीं, परमानेंट स्टोर करना है। फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन देख लें बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट आप निकालते कैसे रिएक्शन। हमें यहाँ दिख तो रहा है कि मैम ये चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको आंसर दूँ कि हाँ H2 आपकी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप मानोगे कि नहीं मैम हमें तो 2 मोल दिख रहा है, यहाँ तो 1 मोल है, O2 दिख रहा है, आप तो O2 को बोलो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या O2 लिमिटिंग रिएजेंट है? मुझे आंसर पता है तो मैं तो बता रही हूँ कि H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन आप जब आंसर निकालेंगे, लेकिन आप जब देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैम O2 हो सकता है, हमें डायरेक्ट टिक करना होता तो हम तो O2 को करके आते, लेकिन O2 यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कौन है आपके, H2 है। अब कैसे आप निकालते हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन मोल्स दिए हुए हैं गिवन मोल्स, ठीक है। आपको बोला है 4 मोल आपके H2 प्रेजेंट है, 3 मोल आपके O2 आपने लिया हुआ है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट बताना है और अमाउंट ऑफ H2 कितना फॉर्म होगा H2O उसको बताना है। गिवन मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं, तो आपको 4 मोल्स दिए हुए हैं। कितने, 4 मोल्स, किसके हैं, H2 के, यानी कि ये H2 के मोल्स हैं। इसी तरह अगर हम O2 की बात करें तो O2 के कितने मोल्स हैं आपके, 3 मोल्स। 3 मोल्स आपको O2 दिया हुआ है, 4 मोल्स आपको H2 दिया हुआ है। करना क्या है अब मैम ये दिया हुआ था वो तो हमने लिख लिया,
आपको स्टाइशियोमेट्री में भी तो दिख रहा है कि कितने मोल्स प्रेजेंट है कितने नहीं, ठीक है। तो स्टाइशियोमेट्री से देख लो अब। तो हम इनके रेशो निकालते हैं। यहाँ पे रेशो किससे निकलता है, जो भी आपके गिवन मोल्स हैं वो अपॉन जो भी आपकी स्टाइशियोमेट्री दी हुई है वो, ठीक है। आप यहाँ से गिवन मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे आपके H2 के लिए निकाल रहे हैं रेशो, तो गिवन मोल आपको 4 मोल्स दिए हुए हैं। कितना आपके पास स्टाइशियोमेट्री इसकी 2 है, तो यानी कि 2 आपके रेशो आया है। इसी तरह जब आप O2 के लिए निकालेंगे तो O2 कितने मोल्स गिवन है, 3 मोल्स, और यहाँ कितने हैं 1 मोल, कितना आ गया आपके 3 आ गया। ओके है यहाँ तक सब। अब आपको ये बताना है 2 और 3 में से कौन बड़ा होता है। तो आप कहेंगे मैम 2 और 3 में से हमारे 3 बड़ा होता है। और मैम ने क्या बोला था, जो कम अमाउंट में होता है वही आपका क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। कम अमाउंट में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 किसका रेशो है, H2 का, तो H2 आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है जी, समझ गए। H2 क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट आपको क्या निकालना था कि अमाउंट ऑफ H2O कितना होगा। कैसे आप निकालते हैं अमाउंट, तो जैसे आपको हमने ये इक्वेशन दी थी, इससे आपने 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म किया। अब आपको क्या करना है, इसका अमाउंट बताना है कि ये कितने मोल बनेगा। हमें गिवन क्या है कि ये 4 मोल हमने लिया है, ये 3 मोल लिया है, तब आपको बताना है कि ये कितने मोल फॉर्म होगा। जब ये 2 मोल था, इसका 1 मोल था, तब हमारे पास ये कितना आ रहा था, 2 मोल आ रहा था। इसी तरह हम चालू करते हैं कि हमें इससे इसको देख रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पहले कंज्यूम होता है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनता है। तो यानी कि 2 मोल H2 कितना बना रहे हैं, 2 मोल H2O बना रहे हैं। यानी कि इनका रेशो देखें तो 1:1 आएगा, यानी कि 2:2 से 1:1 आएगा। अब इसी तरह अगर ये 4 मोल अगर आप बात करेंगे तो जितने मोल ये लेंगे आप, उतने मोल आपके पास ये प्रोड्यूस होगा। 4 मोल अगर आपने H2 लिया है, वो किसके बराबर होगा, आपके 4 मोल H2O फॉर्म्ड के बराबर होगा, क्योंकि ये किस रेशो में है, 1:1 के रेशो में। ये जैसा रेशो शो करेंगे वैसे मोल्स आपके प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ H2 है वो आपके H2O फॉर्म्ड के अमाउंट के बराबर होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड ये आपस में बराबर होंगे। यानी कि आपके आंसर क्या आया है कि H2O आपकी कितना फॉर्म हुआ, 4 मोल। समझ गए जी, समझ गए मैम, समझ गए। तो चलते हैं आगे। इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता है कि मैम आपने तो ऐसे जाने क्या कर दिया इसमें, तो हम आपके लिए फिक्स भी लाए हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है, फिर आप मोल रेशो निकालते हैं। H2 आपको 2 दिया हुआ है, 1 मोल आपको O2 दिया हुआ है, किसमें, स्टाइशियोमेट्री में। फिर आप क्या करेंगे, 1 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है तो हाफ मोल O2 आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों मिलकर फिर वाटर बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इनके रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट को चेक करेंगे डिवाइड करके, तो जितने मोल आपको दिए हुए हैं और आपको स्टाइशियोमेट्री में कितना मोल दिया हुआ है, उससे आपने क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया। फिर आप क्या कहेंगे कि ये कम अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा।
फिर आपके लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये हो गया है तो आप जैसे 2 मोल H2 आपके 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे, इसी तरह 4 मोल H2 आपके 4 मोल H2O प्रोड्यूस करेंगे। तो आपके जो लिमिटिंग एजेंट H2 था वो डिसाइड कर रहा है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और जो आपके H2 फॉर्म होगा वो 4 मोल फॉर्म होगा जो हमने निकाला था। समझ गए होंगे होप सो आप। अब चलते हैं हम किस पे, हमारे अगले टॉपिक पे, जो है आपके इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम समझने की कोशिश करें। हम जनरल फार्मूला लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि ये आपके C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, CH2O आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं कि हमने क्या किया, H2O2 लिया। अगर इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखना चाहें तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, HO आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आप और ले सकते हैं, जैसे आप मैम बात करो कि मैम आप तो वाटर ले लो, भैया इसको और कितना सिंपल करोगे आप, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो HO हाफ आएगा, और ऐसे चलता नहीं है। हम यहाँ पर या तो 1 लेते हैं, मीन्स जो आपकी होल नंबर होते हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे रेशो में नहीं लेते, तभी तो इसको क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बोला। इसी को आप क्या कहते हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, कि आप जो आपके नंबर लिखे हुए हैं नीचे उनको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लें, आप डिवाइड कर दें उन्हें। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में प्रेजेंट प्रत्येक एलिमेंट का आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ले लें तो उसी को आप क्या कह देते हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि H2O2 का आप देखेंगे तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, HO आपका आ गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ गया, OH लिखो, H लिखो, एक ही बात है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आपने क्या किया, ये आपके फॉर्मूला हुआ, ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, CH2O आ गया, समझ आ गया। इट डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ओनली रिलेटिव रेशो। अब जैसे आपको कहीं बोले कि ये HO लिखा हुआ है या OH लिखा हुआ है, अब आपको पूछे कि इसमें हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की जानकारी हमें नहीं देता है, ये सिर्फ रिलेशन बताता है कि यहाँ पर 1 मोल है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जब इनका रेशो हमेशा कितना ही होगा, 1:1 का, ये कहना चाहता है। इम्पेरिकल फॉर्मूला आपको रिलेटिव रेशो के बारे में बताता है, ना कि नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, ठीक है जी स्टूडेंट। ये आपके क्या हो गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें जानना हो मैम, तो फिर वो कौन बताएगा, वो आपके बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आपके हर चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, H2O2 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन अगर आप इसको OH या HO लिखेंगे तो ये आपके इम्पेरिकल फार्मूला है। ये आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी बताएगा कि यहाँ पर 2 H2 है, 2 आपके ऑक्सीजन है, 2 आपके हाइड्रोजन है, लेकिन ये इसके रेशो के बारे में बताएगा कि ये 1:1 में है, यहाँ पर भी ये 1:1 में प्रेजेंट है, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला सभी कंपाउंड्स के लिए होता है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए भी इम्पेरिकल फार्मूला होता है, वो डिपेंड करता है उनके केटायन और एनायन के चार्ज पे। तो आयनिक कंपाउंड द इम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ केटायन टू द एनायंस दैट रिजल्ट्स इन द न्यूट्रल कंपाउंड। अनलाइक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होता है उनकी तरह ये नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग देखा जाता है ये जनरली। सो द एम्पेरिकल फार्मूला इज ऑल्सो द फार्मूला यूनिट। तो एम्पेरिकल फार्मूला ये आपकी फार्मूला यूनिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने क्या लिया, NaCl लिया, यहाँ पर इसका एम्पेरिकल फार्मूला यही होता है, ये हमेशा 1:1 में होता है। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है,
इसीलिए बोला मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की तरह नहीं होते। अलग अलग आपको मॉलिक्यूल्स, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये NaCl हो गया। अब NH2 के लिए देखें हम तो क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। ये किसमें है, 1s2 में है। यहाँ पर कैटायन आपके +2 होता है, एनायन आपके -1 होता है। लेकिन जब आप देखते हैं तो ये आपके 1 है कैल्शियम और 2 आपके क्या है, Cl। जो आपके नीचे लिखा हुआ है उसका रेशियो आप लेते हैं, ना कि उनके चार्जेस का। ठीक है जी। ये फॉर्मूला लिखना तो सबको आता है जब हम चार्ज को ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे आप कैल्शियम +2 है, Cl -1 है, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो Ca1 आता है और Cl2 आता है। 1 को आप लिखते नहीं है तो इसीलिए फॉर्मूला CaCl2 आता है। इस तरह से आपने 10th क्लास में लिखना सीखा होगा स्टूडेंट्स। सभी को मॉलिक्यूलर फार्मूला तो लिखना आना चाहिए। नहीं आता है तो उसकी कमेंट करें आप, ताकि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। ठीक है जी। इसी तरह हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है आपके एटॉमिक मास। जैसे आपका भी कुछ ना कुछ मास होगा, वैसे एटम का भी कुछ ना कुछ मास है, जिसे वो कहते हैं एटॉमिक मास। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन है 1H1 लिखते हैं आप, तो ये तो उसका क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास, नीचे लिखा होता है वो होता है आपके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ द सिंगल एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का सिंगल एटम की अगर हम बात करते हैं तो उसका टोटल मास उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। It tells us how heavy an atom is compared to the standard reference. स्टैंडर्ड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक एटम कितना भारी है, उसी को कौन रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जस्ट एज 1 वाटरमेलन, एक वाटरमेलन है, वो क्या है, हैवी है, किससे, 1 ग्रैप से। अब आपने एक वाटरमेलन है, वो तो भारी दिख रहा है आपको, किससे, एक आपके ग्रैप से। डिफरेंट एटम्स हैव द डिफरेंट मासेस। अलग अलग एटम के मास कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। एटॉमिक मास इज दैट वेट ऑफ अ सिंगल एटम। एटॉमिक मास वही सिंगल एटम का मास होता है। ठीक है, जैसे आपको वाटरमेलन दिखेगा इतना बड़ा होता है, लेकिन ग्रैप्स तो इतना सा होता है, और जब आप इनको वेट करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यू दिखेगी। तो एक एटम का मास होता है आपके एटॉमिक मास। समझ गए होंगे, होप सो आप समझ गए। तो आगे चलते हैं कि मैम अगर एटॉमिक मास निकालना होता है तो निकालते कैसे, क्या हम इसको वेइंग मशीन पे रख के निकालते हैं? तो एटम क्या बच्चों आपको दिखता है? क्या आपके हाथ में एक एटम है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आप इसको वेइंग मशीन पे कैसे रखेंगे? नहीं रख पाएंगे। तो जो एटॉमिक मास होता है, जो एटम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻⁻23 ग्राम्स, जो अवोगाद्रो नंबर होता है। तो नो ऑर्डिनरी जो बैलेंस वेइंग मशीन होती है वो सिंगल एटम को डायरेक्टली नहीं वे कर सकती है। सो साइंटिस्ट कंपेयर द मास ऑफ एन एटम टू अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ एटम। तो मास जो निकाला जाता है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ एटम से निकाला जाता है। एटॉमिक मास यूनिट आपने सुनी होगी, AMU में हम निकालते हैं। जो स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया जाता है वो किसका लिया गया, कार्बन 12 का लिया गया। तो कार्बन 12 स्केल से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं और किसी भी एटॉमिक मास को निकालते हैं कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। साइंटिस्ट चूज द कार्बन 12, यानी कि 12 कार्बन को इन्होंने एज ए स्टैंडर्ड लिया। एक एटम जो है कार्बन 12 का असाइन किया गया मास ऑफ द एक्सट्रीमली 12 एटॉमिक यूनिट्स, यानी कि एक कार्बन का जो 12 कार्बन C है, 12C है, इसका जो एटॉमिक यूनिट में मास लिया गया वो 12 लिया गया, एग्जैक्टली 12 आया, इसलिए इसको क्या लिया, स्टैंडर्ड लिया। ऑल अदर एटम्स आर कंपेयर टू दिस। ऑल अदर एटम्स, जैसे आपके क्लास में क्या होता है, एक तो होता है कि किसी के 100% आ गए तो आप उससे कंपेयर करके बनाते हैं अपना खुद का कि आपके कितने परसेंटाइल आए।
एक होता है जैसे 90% किसी स्टूडेंट क्या है तो आप उसे क्या मानते हैं, एज अ रेफरेंस मानते हैं कि उसके 100% है वो 90%, तो आपके कितने परसेंटाइल आए। उसी हिसाब से जैसे आपके कार्बन 12 है, इसको स्टैंडर्ड माना और कंपेयर किया जाता है दूसरे एटम्स को कि इनके कितने कितने अमाउंट प्रेजेंट है। इफ अ हाइड्रोजन एटम इज 12 टाइम्स लाइटर देन अ कार्बन 12 एटम, तो जैसे हम एटॉमिक मास उसका निकालेंगे तो 12/12 करते हैं, 1 यूनिट आपकी आती है, हाइड्रोजन एटम 1 ही होता है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम चलते हैं कि डिफाइन द 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मास, यानी कि 1 AMU को आप कैसे डिफाइन करेंगी। ठीक है, इसे आप AMU लिखते हैं या फिर U भी लिखते हैं। तो 1U इज इक्वल्स टू 1/12 वो आपके होता है, क्योंकि आपने कार्बन 12 एटम को एज अ रेफरेंस लिया हुआ है, तो आपके जो 1U मास होता है वो 1/12 के बराबर होता है। तो 1U इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। ये वैल्यू आप याद कर लें, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल मास, बहुत ही छोटा मास होता है, परफेक्ट ऑफ मेजरिंग एटम्स, एटम्स को मेजर करने के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि एटम्स भी बहुत क्या है, टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे जो छोटी छोटी चीज़ें थी, आपके एटॉमिक मास, जो आपके एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक की, जो भी आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के थोड़ी सी जान जैसा टॉपिक है। ये है आपके क्या, डाल्टन्स थ्योरी। तो सर डाल्टन ने क्या किया था, बताया था कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है, तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन्होंने एटम के बारे में क्या बोला, इन सभी को हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर हमारा काम क्या है, जो हमने पढ़ लिया फिर हम उसकी बुराइयां कर देते हैं, उनमें कमियां निकाल देते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसने ये नहीं बताया, इसने वो नहीं बताया, वो सब कर देंगे, यानी कि इनके ड्रॉबैक्स को देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी डाल्टन्स की थ्योरी। सर डाल्टन ने 1808 में ये थ्योरी दी थी। सबसे पहले जो आए थे जॉन डाल्टन ही आए थे, जिन्होंने थ्योरी प्रोड्यूस की थी केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, सभी जो मैटर होते हैं, फर्स्ट इनका स्टेटमेंट क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप एटम्स कहते हैं। यानी कि जो आपके क्या बनता है, मैटर बनता है। मैटर आपके किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और ये कैसे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी कि इनको आप फर्दर सेपरेट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल हैं जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, डाल्टन जी ने सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, आप एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। न तो आप एटम्स क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही आप क्या कर सकते हैं, उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। किसके दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान। आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बुराई नहीं करेंगे, हम अगले उसमें इसकी बुराई करेंगे। पहले तो इसने क्या कहा उसको पढ़ लेते हैं। थर्ड हम बात करें तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सेम मास होगा उनका, सेम साइज होगी, सेम केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज होगी। जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। सब कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं सभी जो होते हैं। जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, सभी क्या होंगे, सेम मास के होंगे, सेम साइज के होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे। ठीक है, एटम्स जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट मास रखते हैं, डिफरेंट साइज रखते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगर अलग अलग होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके मास सब कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ 2 or more different elements combine in fixed simple whole number ratio। यानी कि जो भी कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर
एटम्स जो होते हैं दो या फिर डिफरेंट आपके दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, तो उनके जो भी कंबाइन करने के लिए फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 इन्होंने क्या बोला, 6 पॉइंट क्या था इनका कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। यानी कि इसमें क्या होता है, या तो एटम्स वापस से अपने हिसाब से रीअरेंज हो जाएंगे, या फिर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, या फिर कंबाइन होकर कुछ प्रोडक्ट बना लेंगे। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम्स को आप इसमें तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि एटम्स कैसा है, इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आप इससे मिलाकर इन दोनों को मिलाकर नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यहाँ न तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, कोई नया एटम भी आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो ये रीअरेंज हो जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे बैठे हैं तो ये ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे, यानी कि रीअरेंज हो जाएंगे, अपने अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। या फिर हो सकता है ये जुड़े हुए हैं तो ये सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, या फिर ये अलग अलग हैं तो ये आपस में जुड़ जाए, कंबाइन हो जाए। तो ये प्रोसेस होते हैं किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है, इनके बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया कि इन्होंने ये बताया। अब हमें क्या दिख रहा है कि मैम इन्होंने बताया तो ठीक है, बता तो दिया, लेकिन अब हमें इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है वाली बात आ रही है। ठीक है, तो हमें तो वाइब ऐसी आ रही है मैम कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को देख लेते हैं। वो आते हैं इनके ड्रॉबैक्स में। ठीक है, यानी कि जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया उसमें क्या क्या सही था और क्या क्या गलत था, अब उसके बारे में बता देते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी, कि इन्होंने जो भी बताया उसमें क्या क्या कमियां निकली। फिर पहले जैसे कोई भी थ्योरी प्रोड्यूस होती है तो पहले तो वो होता है कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमें लगा, वो हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में जब नए नए साइंटिस्ट आए तो 1808 बहुत पुरानी बात है, तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट बने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी डिस्कवर किया जो सर डाल्टन ने बताया उसके बारे में उन्होंने भी फिर डिस्कस किया, उन्होंने भी प्रैक्टिकल किए। फिर क्या होगा, डाल्टन ने जो बताया अब उसके बारे में वो देख रहे हैं कि इसमें से क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। तो जो जो गलत निकले फिर स्टेटमेंट, वो सब उनके ड्रॉबैक्स में आ गए। तो डाल्टन सेड जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन बाद में क्या देखा गया कि जो एटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, यानी कि इन्होंने एटम को तोड़ दिया। लेकिन जो डाल्टन थे उन्होंने तो बोला था कि ये कैसे है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी कि आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये इन सब से मिलकर बनता है। तो यानी कि एटम्स के तो टुकड़े हो गए मैम, ये तो इंडिविजुअल नहीं रहा। तो ये क्या हो गई इनकी फर्स्ट ड्रॉबैक, पहली कमी। सेकंड कमी क्या थी डाल्टन की थ्योरी में, जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे उसमें क्या बोला कि डाल्टन क्लेम्ड ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। इन्होंने क्या बोला कि उनके मास जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। लेकिन हमने आगे किसको पढ़ा, फिर आइसोटॉप्स को पढ़ा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो यानी कि इनके मास तो आइडेंटिकल है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल नहीं है, इनका एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल नहीं है। ये 35 क्लोरीन है और ये 37 क्लोरीन है। यानी कि जब ये लिखे हुए हैं तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने ऐसा बोला कि अगर ये हैं तो ये सेम होंगे, इनके मास, प्रॉपर्टी, नंबर सब सेम होंगे। ठीक है, तो केमिकल जो प्रॉपर्टी थी बट डिफरेंट मासेस, यानी कि इनकी मास जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टी है लेकिन मास है वो भी सेम है
मास सेम नहीं है, सॉरी, एक 35 है और एक 37 है, यानी कि हमने किसको निकाला, आइसोटॉप्स को निकाला। आइसोटॉप्स का मतलब है जो इनके एटॉमिक नंबर है वो सेम है, यानी कि 17 है, लेकिन जो इनके एटॉमिक मास है वो डिफरेंट आए। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये सेम है लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंट है, तो ये क्या हो गई, सर डॉल्ट जॉनसन की कमी हो गई। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड वाले टॉपिक पे, यानी कि थर्ड वाले जो आपके कमी बताई है उस पे। इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास सेम होता है, तो उसकी तो हमने आइसोटॉप्स बता दी। इसी तरह इन्होंने बोला कि कोई दो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी सेम मास नहीं रख सकते, लेकिन फिर हमने किसको पढ़ा, आइसोबार्स को पढ़ा। इसमें क्या होता है, जैसे ऑर्गन और कैल्शियम दोनों का जो हम एटॉमिक मास देख रहे हैं वो सेम है, 40-40। आइसोबार्स का मतलब होता है जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो, जैसे ये 18 होता है आपके और ये 20 होता है। तो ये भी इसकी कमी निकली। जो भी हमने फिर आगे आगे देखते गए, सबने अपनी अपनी बताते गए कि इसकी कमी है, इसकी ये कमी है। ठीक है, सबने नए नए इन्वेंशन किए और इनकी कमी को आगे लाए। डाल्टन के जो स्टेटमेंट थी उसकी फोर्थ कमी क्या बताई कि डाल्टन स्टेट एटम्स जो होते हैं कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशो में मिलकर बने होते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनते हैं। लेकिन क्या होता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जैसे आपके Fe.95O। इन्होंने बोला कि ये जब भी बनेंगे तो सिंपल होल रेशो में बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, लेकिन इस तरह का कंपाउंड भी पाया जाता है, तो ये भी इसकी कमी हो गई। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड ने इसकी कमी को बताया कि सिंपल होल नंबर रेशो में ही नहीं पाए जाते हैं, इस तरह से भी पाए जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे अगली कमी पे। तो डाल्टन सेड एटम्स जो होते हैं नाइदर क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ना तो आप एटम्स को क्रिएट कर रहे हैं, ना ही आप एटम को तोड़ रहे हैं, यानी कि ऐसे करके नहीं तोड़ रहे हैं, ना ही आप कोई नया एटम्स फॉर्म कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, ये डाल्टन ने बोला था। लेकिन जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव डिके पढ़ते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, तब आप देखते हैं कि आप उसमें एटम्स को तोड़ देते हैं, आप यूरेनियम से थोरियम बना देते हैं। होता है। तो एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट चेंज इनटू द अनदर, वहाँ पर एक दूसरे में ये चेंज होते हैं और मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, क्योंकि आपके जब यूरेनियम से थोरियम बनता है तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह सिक्स्थ आपकी क्या कमी बताई गई डाल्टन थ्योरी की, तो एटम्स जो होते हैं नॉट ऑलवेज इंडिविजुअल इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा बोला कि केमिकल रिएक्शन में ये इंडिविजुअल नहीं होते हमेशा। इन सर्टेन रिएक्शंस जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लें आप, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देख लें, यहाँ क्या होता है, शोइंग एटम्स आर नॉट ट्रूली इंडिविजुअल एंटाइटी, यानी कि जो आपके एटम्स है वो हमेशा इंडिविजुअल नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शन में। और लेकिन आपको डाल्टन ने क्या बोला कि ये हमेशा कैसे होते हैं, इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल एंटाइटी में नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो फिर इसमें कमी आ जाती है। आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तब ये जो होता है वो एटम जो होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो इंडिविजुअल एंटाइटी में नहीं होते। इसके बारे में जॉन डाल्टन ने जो भी बताया वो सब आपको क्या हुआ, सब आपको कमी दिख गई। 6 उन्होंने पॉइंट दिए, 6 ही हमने उनकी कमी निकाल दी। ठीक है, बेचारा डाल्टन की तो मोए मोए हो गई मोए मोए। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, ये सब इन्होंने कमी बता दी, तो फिर मैम हम इसको पढ़ते क्यों हैं? जब उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए सब उन्होंने गलत दिए, तो हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं फिर? तो पढ़ने का कारण क्या है स्टूडेंट, कि उन्होंने मेहनत तो की थी,
सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि केमिकल कॉम्बिनेशन में ये प्रोसेस होते हैं। इसके बाद ही तो इन जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी उसी को आइडियल माना जाता था पहले, और फिर उसी को मानकर सभी साइंटिस्ट जो थे अपने अपने स्टेटमेंट देते थे। ठीक है, अगर ये कुछ देते ही नहीं तो फिर आपके हो सकता है अभी तक कुछ इन्वेंशन हो रहे होते। ठीक है, इन्होंने जब थ्योरी दी तब ये पहले साइंटिस्ट थे। तो पहली वाली चीज़ें, जैसे पहला प्यार स्पेशल होता है, वैसे पहला साइंटिस्ट भी आपके स्पेशल है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो भी इन्होंने बताया वो सब गलत ही था, कुछ कुछ चीज़ें इनकी सही भी थी, कुछ और भी चीज़ें इन्होंने बताई थी जो आपकी सही थी। जैसे हम बात करें, डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स जो होते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज रेवोल्यूशनरी बिकॉज इट, क्योंकि अभी तक भी आप इन्हें क्यों पढ़ते हैं, तो प्रोवाइडेड द फर्स्ट साइंटिस्ट फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के फर्स्ट साइंटिस्ट थे। फिर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एटम्स के कंसेप्ट को इन्होंने बताया था एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि जो मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मिलकर मैटर बना है उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारे थर्ड वाले की। क्या हो रहा है, एक्सप्लेन्स अबाउट द, जो भी आपके लॉ थे केमिकल कॉम्बिनेशन के उनको इन्होंने सक्सेसफुली बताया था। सभी इनके गलत नहीं थे, कुछ कुछ इनके सही भी गए थे, लेकिन बहुत सारे गलत थे। तो फर्स्ट में इन्होंने बताया तो सही, कोई मान लो आप सभी स्टूडेंट्स में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, भले ही वो इररिलेवेंट पूछ रहा हो, लेकिन उसने कोशिश तो की, वो क्वेश्चन पूछ तो रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आप भी क्वेश्चन पूछिए ताकि हमें भी लगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करें अब, रिमेंबर जो साइंस है वो इवॉल्व्स द डाल्टन थ्योरी वाज करेक्ट फॉर हिज टाइम बट वाज द लेटर रिफाइंड विद द न्यू डिस्कवरीज, यानी कि जब उन्होंने दी थी तब वो बिल्कुल करेक्ट थी, जैसे साल 2 साल 5 साल उसके बाद में जब क्या हुआ, नई नई डिस्कवरीज हुई, तब हमें पता चला कि इनकी कुछ न कुछ कमियां हैं। ठीक है, पहले जब इन्होंने जो बोला वो स्टेटमेंट सबके लिए सही थे। फिर जैसे आइसोबार्स आए, आइसोटॉप्स आए, फिर हमें पता चला ना कि ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है अर्थ पे, तभी तो हमने इनकी कमियां निकाली। तो अलग अलग डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि इनकी जो थ्योरी है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके अब रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको जो भी कुछ क्वेरीज है अपनी, कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक आपके नहीं बैठ पा रहा है, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।